हॉरर स्क्रीन यानी कि डर का माहौल और कुछ अनसुनी आहटें। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो हॉरर स्क्रीन को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे रूम से होती है जब रिया नाम की एक लड़की अपनी गिटार क्लास के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है। रिया बहुत देर तक प्रैक्टिस करती है और उसके गिटार की यह आवाज उसके माँ के रूम तक पहुंचती है और वो उसके रूम में आती हैं और कहती हैं, बेटा रिया, बहुत रात हो गई है, अब ये तुम गिटार बजाना बंद करो और सो जाओ, वरना कॉलेज के लिए सुबह तुम्हारी आंख नहीं खुलेगी। ये सुनने के बाद रिया जवाब देती है, मम्मी मुझे बस थोड़ी देर प्रैक्टिस और करनी है, आप सो जाइए। आपको तो पता ही है ना मुझे कंपटीशन का कितना ज़्यादा स्ट्रेस है और मुझे इस साल हर हाल में ये कंपटीशन जीतना ही है, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद सो जाऊंगी। ये सुनने के बाद उसकी मम्मी कहती हैं, ठीक है बेटा रिया, लेकिन ज़्यादा लेट मत करना, सुबह तुम्हें कॉलेज भी जाना है। और वो चली जाती हैं और रिया दोबारा से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती है। और उधर रिया की माँ अपने रूम में बिल्कुल अकेली सो रही होती हैं। बहुत देर तक प्रैक्टिस करने के बाद रिया बहुत ज़्यादा थक जाती है और उसे नींद भी लगने लगती है, इसलिए वो अपनी माँ के रूम में आती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी क्या आज मैं आपके रूम में सो जाऊँ? और ये सुनने के बाद उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा नींद में होती है और उससे पूछती है, क्यों, क्या हुआ, तुम आज अपने कमरे में क्यों नहीं सो रही हो? तो रिया बोलती है, बस आज मुझे नींद नहीं आ रही है। फिर उसकी माँ जो काफ़ी ज़्यादा नींद में है कहती हैं, ठीक है तुम मेरे पास सो जाओ। ये सुनने के बाद वो चुपचाप जाती है और उसके पास लेट जाती है। 10 से 15 मिनट गुजरते हैं और फिर गिटार बजने की आवाज़ आने लगती है और जैसे ये आवाज़ रिया की माँ के कानों में पहुँचती है तो उनकी आँख खुल जाती है और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, आखिर ये सब क्या है और ये क्या हो रहा है। और वो कुछ नहीं बोलती है, बस लेट ही रहती है। तभी उनके फ़ोन पर एक मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा होता है, सॉरी मॉम, मेरी प्रैक्टिस ख़त्म हो गई है, अब मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। और ये मैसेज पढ़ने के बाद उसकी माँ अपने रूम की लाइट ऑन करती है और देखती है गर्मी का मौसम है और घड़ी में रात के 12 बज रहे होती है। कमला जो कि अपने घर में अकेली है और इस गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए वो सोने जाने से पहले नहा रही होती है। और फिर एकदम से शावर में पानी आना बंद हो जाता है और वो थोड़ी परेशान हो जाती है और अपने शावर को ऑन ऑफ करती है। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद पानी फिर से आना स्टार्ट हो जाता है और वो नहाने में मस्त हो जाती है और फिर धीरे धीरे ये पानी खून में बदलने लगता है। ये सब देखने के बाद उसकी आंखें फट जाती हैं और उसका जिस्म कांपने लगता है। वो बहुत ज़्यादा डर रही है लेकिन कुछ बोल भी नहीं पा रही है और वो लाल रंग का गाढ़ा खून उसके पूरे शावर में फैलने लगता है। और फिर अचानक उसकी नींद खुल जाती है। उसे एहसास होता है कि वो एक खतरनाक और बहुत ज़्यादा डरावना सपना देख रही थी। वो बहुत ज़्यादा कांपने लगती है और फिर अचानक से उसके दरवाजे की घंटी बजती है। फिर वो दरवाजे की तरफ देखती है लेकिन डोरबेल बार बार बजती है और वो सोचने लगती है कि इतने रात को कौन हो सकता है, कौन है? और वो बहुत जोर से आवाज लगा के पूछती है, कौन है दरवाजे पे? 2-3 बार पूछने के बाद भी कोई जवाब नहीं आता है। उसके बाद वो बहुत हिम्मत करके उठती है और दरवाज़ा खोलने जाती है और जैसे वो बहुत हिम्मत करके दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि आसपास कोई नहीं होता है, सुनसान सड़क है और बाहर कोई नहीं है। फिर उसकी निगाह
एक ऐसे बॉक्स को पड़ती है जो उसके घर के बाहर रखा हुआ होता है। वो उसे उठा लेती है और खोलने की कोशिश करती है। वो उसकी पैकिंग को खोलने की कोशिश में लगी हुई है और जैसे ही वो गिफ्ट खुलता है तो पीछे कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कमला नहीं देख पाती है। और उस बॉक्स में एक प्यारा सा टेडी बियर निकलता है, जिसे देखने के बाद कमला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उससे खेलने लगती है। और फिर कमला की निगाह टेडी बियर के हाथ पे पड़ती है जहाँ पर एक बटन होता है। और जैसे ही कमला की निगाह उस बटन पे पड़ती है, उस बटन को दबाती है। उसके बाद उसमें से संगीत की आवाज़ आने लगती है, जिसे सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और उस बटन को वो बार बार दबाती है। उसके बाद वो टेडी बियर फूलने लगता है और फट जाता है, जिसमें से खून की छींटें निकलती हैं और ये छींटें कमला के मुंह पर जाती हैं और उसका चेहरा खून से गंदा हो जाता है। उसके बाद वो उसे साफ करने के लिए अपने शावर में जाती है और नहाने लगती है। वो जल्दी जल्दी नहा रही होती है और अपने चेहरे को साफ करती है, लेकिन वो खून के निशान उसके चेहरे से छूटने का नाम नहीं लेते हैं। और अब कमला बहुत ज़्यादा परेशान है और उन्हें जल्दी जल्दी साफ कर रही होती है। कौन है? और ये सब वही हो रहा था जो उसने कुछ देर पहले अपने सपने में देखा था। इस कहानी की शुरुआत रात 9 बजे से होती है, जब रिया नाम की एक लड़की अपने घर पे बिल्कुल अकेली है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल है। लाइट डिम है और रिया अपने लिविंग रूम में बैठी हुई अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही है और सिर्फ फ़ोन स्क्रीन से रोशनी आ रही है। एक अजीब सी और शांत सी खामोशी छाई हुई है रूम के अंदर। बहुत देर तक फ़ोन चलाने के बाद रिया मन ही मन में सोचती है, इतनी खामोशी क्यों है आज, और मेरे मम्मी और पापा कब घर पे वापस आएंगे। फिर रिया को अपने किचन से एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है और वो रुककर आवाज की तरफ देखती है और रिया अपने आप से बोलती है, शायद फिरिस आवाज कर रहा होगा। वो अपना फोन रख देती है और किचन की तरफ चल पड़ती है। और जैसे ही किचन में पहुंचती है और देखती है कि फिरिस आवाज कर रहा होता है, रिया धीरे धीरे हिचकिचाती हुई फ्रिज के पास जाती है और फ्रिज का दरवाज़ा खोलती है। और जैसे ही वो फ्रिज का दरवाज़ा खोलती है तो ठंडी हवा बाहर आती है और अंदर की लाइट फ्लिकर होती है। ये देखने के बाद उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है और वो फ्रिज का दरवाज़ा बंद करने लगती है। और जैसे ही वो फ्रिज का दरवाज़ा बंद करती है, उसे हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। रिया एकदम से रुक जाती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो इधर उधर देखती है पर आसपास कोई नहीं होता है और फिर रिया सोचती है, शायद ये मेरा वहम है और ये सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रहा है। और पीछे हट जाती है। किचन की लाइट फ्लिकर होने लगती है और फ्रिज और ज़्यादा आवाज़ करने लगता है। और ये आवाज़ अब हल्की हल्की और ज़्यादा क्लियर होने लगती है। रिया को भी समझ में आने लगता है कि ये उसका वहम नहीं बल्कि सच है। और रिया हल्की हल्की डर डर के पीछे हटती रहती है और फिर इसका दरवाज़ा खुद ही खुलता है और लाइट भी बहुत ज़्यादा फ्लिक करने लगती है। और रिया अब बहुत ज़्यादा डरने लगती है और बोलती है, कौन है?
तभी रिया को एक ऐसा भूत या साया दिखाई देता है जिसका शरीर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परछाई है। और वो साया अब हल्के हल्के रिया की तरफ बढ़ता है। रिया बहुत ज़ोर से चीखती है और फिर इसका दरवाज़ा बंद कर देती है और फिर घर में एकदम से खामोशी सी छा जाती है और रिया बहुत तेज़ी से अपने लिविंग रूम में भाग कर आती है। उसकी सांस बहुत तेज फूल रही है और बहुत ज़्यादा डरते रहते वो अपना फ़ोन उठाती है और अपने पापा का नंबर डायल करती है, लेकिन सिग्नल नहीं मिलते हैं और उसके पापा को फ़ोन नहीं लगता है। रिया बहुत ज़्यादा बेचैन है और बार बार फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पापा को फ़ोन नहीं लगता है। और फिर अचानक घर की लाइट चली जाती है और अब रिया अंधेरे में अकेली है और उसके फ़ोन की हल्की सी रोशनी उसका सहारा होती है। ये सुनने के बाद रिया की सांसें बहुत ज़्यादा तेज हो जाती हैं। रिया तुरंत अपने फ़ोन को ऊपर करती है और उस आवाज़ की तरफ ले जाती है। अब उसे एक यंग औरत की परछाई दिखाई देती है जिसका चेहरा दुख से भरा हुआ है। रिया बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाकर बोलती है, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरी मदद करो रिया, मेरी मदद करो रिया। रिया अब बहुत ज़्यादा डरी हुई है और एक कदम पीछे हटती है और उस साये से पूछती है, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? ये सुनने के बाद उस साये की तरफ से जवाब आता है, तुम्हें मुझे मुक्ति देनी होगी। तुम इस फ्रिज को तबाह करो, इससे पहले कुछ बड़ा हो। रिया फ्रिज की तरफ देखती है और फिर उस साये की तरफ बहुत हिम्मत जोड़ के उससे पूछती है, लेकिन क्यों? और फिर वो साया इस फ्रिज के पीछे की अनसुनी कहानी की शुरुआत करता है, जिसे सुनने के लिए रिया अंधेरे में बैठी हुई है। आज से ठीक 5 साल पहले मैं एक राहुल नाम के लड़के से प्यार करती थी। मैं और राहुल हम दोनों एक कॉलेज में मिले थे। मैं राहुल से बहुत प्यार करती थी और राहुल भी मुझसे बहुत प्यार करता था। तभी एक दिन राहुल ने मुझे अपने घर पे बुलाया और मुझे लगा शायद वो मुझसे बहुत प्यार करता है और अपने घर वालों से मिलवाना चाहता है, इसलिए मैं भी खुशी खुशी उसके घर पे चली गई। लेकिन उसके घर पे कोई नहीं था, वो सिर्फ अकेला था। मुझे लगा शायद उसके फैमिली वाले कहीं बाहर गए होंगे, थोड़ी बहुत देर में वापस आ जाएंगे, लेकिन उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करता था और मुझे मारना चाहता था। इससे पहले मैं कुछ सोचती या करती वो मुझे मार देता है और मारने के बाद अपने घर के इस फ्रिज में मेरी लाश को कई दिन तक रखता है। उसके बाद से ही मेरा साया इस फ्रिज के अंदर कैद है। और उस साये की पूरी बात सुनने के बाद रिया समझ जाती है कि उस साये के साथ बहुत गलत हुआ है। और अब रिया को पूरी बात समझ में आ जाती है, क्योंकि रिया को पता था कि उसके पापा ने ये फ्रिज नया नहीं बल्कि किसी और से लिया है, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। और उसके बाद रिया उस साये से वादा करती है कि वो तुम्हें इंसाफ ज़रूर दिलाएगी। ये सुनने के बाद वो साया गायब हो जाता है और जैसे ही अगली सुबह होती है वो अपने पापा से पूछती है, पापा ये फ्रिज आपने कहाँ से लिया था? तो उसके पापा उसे बताते हैं, ये फ्रिज यहाँ से 30 किलोमीटर दूर उन्होंने एक राहुल नाम के इंसान से लिया था। तो रिया तुरंत बोलती है, पापा क्या आपके पास उसका नंबर होगा? उसके पापा बोलते हैं, हाँ मेरे पास उसका नंबर है, और वो उसे फ़ोन लगाते हैं। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. लेकिन फ़ोन लगाने के बाद फ़ोन लगता नहीं है और उसके बाद रिया अपने पापा को वो सारी बातें बताती है जो उसके साथ कल रात हुआ था। और ये सुनने के बाद उसके मम्मी और पापा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अब आगे ये देखना है कि रिया उस साये को इंसाफ दिला पाती है या नहीं। क्या वो राहुल से बदला लेगी? क्या वो साया खुद अपने हाथों से राहुल को मारेगा? ये बात है आज से 2 दिन पहले की, जब शिबी का 16वां जन्मदिन था और वो इस जन्मदिन पर बहुत ज़्यादा खुश थी और उसके मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा खुश थे। शिबी बहुत दिनों से एक बात की जिद कर रही थी कि पापा मुझे इस बर्थडे पर एक प्यारी सी डॉल चाहिए। उसके पापा उससे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसके 16वें जन्मदिन पर एक डॉल गिफ्ट कर दी।
उसके पापा ने ये डॉल गिफ्ट तो कर दी, लेकिन जब से ये डॉल इस घर में आई है तब से कुछ ठीक नहीं है। तरह तरह की एक्टिविटी होती हैं और नई नई घटनाएं देखने को मिलती हैं। कल इस डॉल का पहला दिन था इस घर में, तो जैसे तैसे पहला दिन तो निकल गया, लेकिन आज दूसरी रात है। जैसे ही कांच का गिलास नीचे गिरता है, इसकी आवाज शिवी की माँ के पास पहुंचती है और उनकी नींद खुल जाती है। शायद उन्हें लगा है कि ये गिलास शिवी के हाथों से गिरा है, इसलिए वो आवाज देती हैं, शिवी, ओ शिवी, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें कुछ चाहिए है? और ये गिलास गिरने की आवाज कैसी? लेकिन शिवी बहुत गहरी नींद में होती है, उसे ये सब बातें सुनाई नहीं देती हैं। उधर उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान है और वो कहती है, शिवी, क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? शिवी की माँ उसे बहुत आवाजें देती है, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। तभी उसके पापा की आँख खुल जाती है और वो पूछते हैं, क्या हुआ नेहा, इतनी रात में तुम किसको आवाज दे रही हो? तभी शिवी की माँ उनसे कहती है, अरे मैं शिवी को आवाज दे रही थी, उसके रूम से कुछ गिरने की आवाज आई थी अभी। तभी शिवी के पापा बोलते हैं, कुछ गिरने की आवाज? हो सकता है नेहा, हवा बहुत तेज चल रही है, उसकी वजह से कुछ गिर गया हो। तभी शिवी की माँ बोलती है, हाँ हो सकता है। तभी शिवी के पापा कहते हैं, चलो अब सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है, अगर उसको कुछ चाहिए होगा तो वो मांग लेगी। हाँ ठीक है। और फिर दोनों लोग सो जाते हैं, लेकिन शिवी के पापा तो पूरी तरह सो जाते हैं, लेकिन उसकी मम्मी को अब भी थोड़ा डर लगता है और वो जागती रहती हैं, बस सोने का नाटक करती हैं। और जैसे ही घड़ी गिरती है, शिवी के मम्मी पापा दोनों उठ जाते हैं। तभी शिवी के पापा बोलते हैं, अरे ये क्या हुआ, तुम्हें कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी? तभी शिवी की माँ, हाँ मुझे भी सुनाई दी, आखिर ये हो क्या रहा है? घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां तो बंद हैं, अगर हवा चलेगी तो ऐसा तो नहीं होगा। और दोनों बहुत गहरी सोच में पड़ जाते हैं। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो सिर्फ शिवी के रूम की तरफ देख रहे हैं। और अब धीरे धीरे वो डॉल अपना असली रूप दिखाने लगी थी। उसके बाद शिवी की आंखें खुल जाती हैं और वो उठकर बैठ जाती है। उधर उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कहीं शिवी को कुछ हो तो नहीं गया। तभी शिवी को ऐसा महसूस होता है कि उसके रूम में उसके अलावा भी कोई और है जो उस पर निगाह रखा हुआ है। तभी वो अपनी डॉल की तरफ देखती है। जैसे ही वो अपनी डॉल की तरफ देखती है, तभी उसके पापा अपने रूम से आवाज़ लगाते हैं, शिवी तुम ठीक हो? शिवी पापा की आवाज़ सुनकर मुड़ती है और कहती है, हाँ पापा मैं ठीक हूँ, बस पानी पीने उठी थी। उसके बाद उसके पापा ये बात सुनकर थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं और बाद में सब लोग सो जाते हैं, सिर्फ गुड़िया को छोड़ गए। और जैसे ही अगली सुबह होती है, शिवी की माँ किचन में उसके लिए एक नाश्ता तैयार कर रही होती है और वो देखती है शिवी बिना ड्रेस में है। तभी उसकी माँ उससे पूछती है, शिवी तुम अभी तक स्कूल के लिए तैयार क्यों नहीं हुई? क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना आज? तभी शिवी जवाब देती है, नहीं मम्मी, आज मुझे स्कूल नहीं जाना है, मेरी बॉडी पर ये खरोचों के निशान हो गए हैं, पता नहीं कैसे। ये देखकर उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और उससे पूछती हैं, लेकिन ये निशान तुम्हें हुए कैसे? कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी।
हाँ मम्मी, मैं रात को लेटी थी तब बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब सुबह उठती हूँ तो देखती हूँ मेरी बॉडी पर ऐसी खरोचों के निशान बने हुए हैं। ये सुनकर उसके पापा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? रात भी कुछ अजीब अजीब हरकतें हो रही थी और अब ये। और वो शिवी से कहती हैं, बेटा चलो तुम स्कूल बाद में जाना, पहले तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेके चलते हैं। बेटा तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा। नहीं पापा, दर्द तो नहीं हो रहा है, बस बहुत जलन मच रही है। उसके पापा बोलते हैं, ये सब हुआ कैसे? और तुम्हारी गुड़िया कहाँ है जो मैंने तुम्हें जन्मदिन पर गिफ्ट की थी? तो शिवी बहुत हैरान होकर ये बात अपने पापा को बताती है। जब वो रात को सोई थी तो गुड़िया उसके साथ थी, लेकिन जब उसने सुबह उठकर देखा तो वो गुड़िया उसके रूम में नहीं थी और पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। ये बात सुनकर उसके मम्मी और पापा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा तुम्हें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। और वो तीनों लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन ये बात अब भी पूरी नहीं हुई है। आखिर वो गुड़िया गई कहाँ और वो गुड़िया कौन थी? शिवी की बॉडी पर ये निशान आए कैसे और वो गुड़िया अचानक गायब कैसे हो गई? क्या ये निशान उस गुड़िया ने किए थे या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? ये बात अभी भी एक रहस्य में है। ये बात आज से कुछ दिनों पहले की है, जब शिवी और उसकी दोस्त मुस्कान के फाइनल एग्जाम थे। तो उन्होंने पुरानी लाइब्रेरी जाने का सोचा, क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़रूरी किताबें थीं जो उनके काम की थीं। लेकिन उसकी दोस्त मुस्कान ने बार बार मना किया कि शाम के समय वहाँ जाना ठीक नहीं है। लेकिन शिवी को कुछ ज़रूरी किताबें चाहिए थी, इसलिए मुस्कान को वो ज़बरदस्ती अपने साथ ले आई। और अब वो दोनों लाइब्रेरी के अंदर अकेले हैं और उस किताब को ढूंढते हैं जो उन्हें चाहिए होती है। शिवी अपने काम में बहुत ज़्यादा मस्त थी। वो उन किताबों को ढूंढने में लगी हुई थी जो उसे चाहिए थी, लेकिन मुस्कान के चेहरे पे एक अलग ही डर था, क्योंकि उसे लग रहा था इस लाइब्रेरी में उन दोनों के अलावा भी कोई और है। और वह बार बार पीछे मुड़ के इधर उधर देख रही थी। इधर शिवी अपनी किताबें ढूंढने में लगी हुई है और मुस्कान बार बार इधर उधर देखती रहती है। बहुत देर तक ऐसा ही होता है। मुस्कान को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है और दिल ही दिल में इस डर को महसूस करती है। बहुत देर बाद उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे से कोई गुजर कर गया है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और शिवी से कहती है, शिवी मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ बहुत अजीब सा लग रहा है। ये जगह बहुत ज़्यादा क्रीपी है। जब से मैं आई हूँ मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। लेकिन शिवी मन ही मन में सोचती है, इसको क्या हो गया है और ये क्या बोल रही है? और बोलती है, तुम्हें हर जगह अजीब सा क्यों लगता है? ये सिर्फ तुम्हारा एक वहम है। ये लाइब्रेरी है, कोई हॉन्टेड प्लेस नहीं। तभी मुस्कान बोलती है, नहीं शिवी, मुझे सच में ऐसा महसूस हो रहा है। क्या तुम्हें कुछ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही हैं? आवाज़ें? कौन सी आवाज़ें? अरे यार, कोई आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही हैं, तुम्हें लग रहा है ऐसा बस। और मुस्कान शिवी की ये बातें सुन के खामोश हो जाती है। लेकिन शिवी को वो किताब नहीं मिलती है जिसे ढूंढने वो यहाँ आई थी। और वो कहती है, चलो मुस्कान, हम प्रोफेसर के पास चलते हैं, क्योंकि मुझे वो किताब नहीं मिल रही है जो चाहिए थी, और इनसे इस जगह के बारे में भी मालूम करेंगे। और फिर वो दोनों प्रोफेसर के ऑफिस चले जाते हैं। और जैसे ही वो प्रोफेसर के ऑफिस में पहुंचते हैं तो सामने ही प्रोफेसर साहब अपने कंप्यूटर पे कुछ काम करते होते हैं। और जैसे ही वो इन दोनों को देखते हैं तो पूछते हैं, आप दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता ये लाइब्रेरी बंद होने का टाइम है? सर, हम यहाँ कुछ ज़रूरी किताबें लेने आए थे। तभी प्रोफेसर बोलते हैं, ठीक है, तुम जल्दी से वो किताब लो और घर के लिए वापस चले जाओ। तभी अचानक मुस्कान बीच में बोल पड़ती है, सर, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात पूछनी थी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तभी प्रोफेसर कहते हैं, हाँ पूछो, कौन सी बात पूछनी थी? तभी मुस्कान कहती है, सर, मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और ऐसा भी महसूस हो रहा है जैसे कोई यहाँ पे है, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो कोई नहीं होता है। और मुस्कान की ये बात सुन के तुरंत प्रोफेसर समझ जाते हैं और कहते हैं, आवाज़ें? कैसी आवाज़ें? इस लाइब्रेरी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको डरा सके। ये सब आपका एक वहम है और कुछ नहीं। तभी शिवी बोलती है, हाँ सर, मैं भी इतनी देर से इसे यही समझा रही हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सिर्फ तेरा वहम है। उसके बाद शिवी कहती है, सर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम यहाँ थोड़ा टाइम और स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफेसर बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि लाइब्रेरी में ज़्यादा देर तक रुकना सेफ नहीं है। और फिर वो दोनों वापस लाइब्रेरी में चली जाती है और प्रोफेसर उनको दूर से देखते हैं और वो अपना काम करने लगते हैं। और शिवी
अपनी किताबों को अलमारी में ढूंढती है, लेकिन मुस्कान पीछे बैठी हुई होती है। शिबी अपनी किताबें अलमारी पे ढूंढ रही है। और जैसे ही किताब नीचे गिरती है, मुस्कान बहुत ज़्यादा डर जाती है और शिबी पीछे मुड़कर देखती है। क्या हुआ मुस्कान? तभी मुस्कान कुछ नहीं बोलती है और किताब की तरफ इशारा करती है और घबराकर बोलती है, शिबी मुझे यहाँ कुछ बहुत गलत लग रहा है, चलो जल्दी से चलो, हम लोग वापस घर चलते हैं। तभी शिबी कहती है, अरे जिस काम के लिए आए हैं पहले वो तो कर लें। और ये सुनकर मुस्कान बोलती है, नहीं बहुत देर हो गई, मुझे बिल्कुल अभी घर जाना है। और ये सुनकर शिबी बोलती है, अच्छा ठीक है, बस 5 मिनट और रुको, फिर हम लोग चलते हैं। ये बात सुनने के बाद मुस्कान चुप हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है। और जैसे ही अलमारी नीचे करती है, दोनों ही बहुत तेज डर जाती हैं और मुस्कान बोलती है, मैंने कहा था ना यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तुम मेरी बात नहीं सुन रही थी, देखो ये क्या हुआ। शिबी भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है, हाँ तुम ठीक कह रही थी, चलो यहाँ से चलते हैं जल्दी। और जैसे ही दोनों पीछे मुड़ते हैं, देखते हैं प्रोफेसर उनके पीछे खड़े होते हैं और प्रोफेसर दोनों से कहते हैं, क्या हुआ, तुम लोग अभी तक घर नहीं गई, कितना टाइम हो गया है। तभी शिबी बहुत ज़्यादा घबरा के कहती है, हाँ प्रोफेसर हम लोग घर जा ही रहे हैं। तभी प्रोफेसर बहुत ज़्यादा ज़ोर से कहते हैं, मैंने कहा था ना इस लाइब्रेरी में रात को रुकना ठीक नहीं है, उसके बाद भी तुम लोग अभी तक घर नहीं गई। ये बात सुन के शिबी बोलती है, जब आपको पता था यहाँ पे रुकना सेफ नहीं है तो आपने हमें क्यों रोका। तभी प्रोफेसर बोलते हैं, मुझे लगा तुम 5-10 मिनट में चली जाओगी, मुझे क्या पता था तुम लोग इतना टाइम लगाओगी। तभी शिबी कहती है, प्रोफेसर आखिर यहाँ पे ऐसा है क्या जो ये सब हो रहा है, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो, बताओ। ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर दोनों को देखने लगते हैं और कहते हैं, हर जगह के बहुत सारे राज होते हैं और इस पुरानी लाइब्रेरी का भी एक राज है जो मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था। तभी मुस्कान बहुत ज़्यादा डर जाती है और हल्की आवाज में कहती है, सर राज, कैसा राज, आखिर हमें बताएं क्या है वो राज। ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर कहते हैं, कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं कि वो राज ही रहें, लेकिन तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा, क्या तुम सच जानने के लिए तैयार हो। शिबी और मुस्कान बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं और वो डर के मारे मुंडी हिला देती हैं। तभी प्रोफेसर एक ऐसी कहानी की शुरुआत करते हैं जिसे जानने के लिए वो दोनों सामने खड़ी हुई थी और वो जानना चाहती थी आखिर ऐसा क्या हुआ था इस लाइब्रेरी में जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तभी प्रोफेसर कहते हैं, आज से 100 साल पहले ये लाइब्रेरी एक लाइब्रेरी नहीं बल्कि एक हवेली हुआ करती थी जहाँ एक बहुत अमीर परिवार रहता था। एक दिन उन्होंने अपने यहाँ काम करने के लिए एक नौकरानी को रखा जिसका नाम मीरा था। मीरा एक बहुत गरीब परिवार से थी। वो अपने घर को चलाने के लिए इनके यहाँ काम करने आया करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। मीरा सुबह और शाम दोनों टाइम वहाँ काम करने आया करती थी। लेकिन एक दिन उस अमीर परिवार ने मीरा को एक शराबित किताब चुराते हुए पकड़ लिया। वो किताब कोई मामूली किताब नहीं थी। उस किताब पर सोने और चांदी का कवर चढ़ा हुआ था जिसे देखकर मीरा लालच में आ गई और उसने उस किताब को चुराने का फैसला किया। ये देखकर उस परिवार के लोगों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मीरा को काम से निकाल दिया। लेकिन मीरा उस किताब को चुराने रात में आती है और पकड़ जाती है। तब उस अमीर परिवार ने मीरा को बहुत कड़ी सजा दी और उसे एक लाइब्रेरी में 20 दिनों के लिए भूखा बंद कर दिया, जिसके बाद मीरा की मौत हो जाती है। मीरा मर तो जाती है लेकिन उसकी आत्मा का ध्यान अब भी उस किताब में होता है और वो फिर उन परिवार वालों से एक एक करके बदला लेती है और सबको मार देती है और इस तरीके से उस परिवार में कोई भी नहीं बचता है और फिर ये हवेली बंद हो जाती है। तब से मीरा की आत्मा वहीं भटकती रहती है और जैसे जैसे समय बीतता है
वैसे वैसे ये हवेली एक लाइब्रेरी में बदल जाती है। तभी शिबी कहती है, प्रोफेसर तो ये सब मीरा की आत्मा का काम है। हाँ, ये सब मीरा की आत्मा का ही काम है और वो तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसे वो किताब नहीं मिल जाती। प्रोफेसर की ये बात सुनने के बाद मुस्कान बोलती है, क्या हम उसकी मदद नहीं कर सकते? आखिर वो किताब है कहाँ? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो किताब लाइब्रेरी के सबसे पुराने हिस्से में है जहाँ जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तभी शिबी बोलती है, कोई रास्ता तो होगा जिससे हम वहाँ तक पहुँच सकें और हम उसकी मदद कर सकें। हाँ, एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। और उसके बाद वो दोनों उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं। उसके बाद प्रोफेसर उन दोनों को लाइब्रेरी के उस पुराने हिस्से में ले जाते हैं जहाँ पर वो किताब छुपी हुई है। शिबी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तुम डरो मत, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, बस कैसे भी करके हमें वो पुरानी किताब मिल जाए। और फिर वो तीनों लोग उस किताब को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी उन तीनों की नज़र एक ऐसी जगह पर पड़ती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तभी प्रोफेसर कहते हैं, शायद वो किताब यहीं हो। तभी तरह की आवाज़ आने लगती है। और फिर वो तीनों लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी एक अजीब सी आवाज़ आती है और जैसे ही वो तीनों लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, उनके पीछे एक अजीब सा साया खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद वो तीनों लोग बहुत कँपा जाते हैं। वो साया कोई और नहीं बल्कि वो मीरा की आत्मा थी। क्या कर रहे हो? और जैसे ही वो साया पास आता है, शिबी के मुंह से निकलता है, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, हमें तुम्हारी सारी कहानी पता है, हम तुम्हें वो किताब वापस देने आए हैं जिसके लिए तुम्हें मारा गया था। ये बात सुनने के बाद तभी वो साया कहता है, इतने सालों बाद आखिर कोई मेरी मदद करने आया है, तुम्हें उस किताब को मुझे लाकर सौंपना होगा जिससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है, वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। तभी शिबी कहती है, ये काम तो तुम भी कर सकती हो, अभी तक तुम वहाँ पर क्यों नहीं गई? वो एक श्रापित किताब है और वो किताब भूत प्रेत आत्माओं से परे है, उसे सिर्फ इंसान ही छू सकते हैं, मुझ जैसी आत्मा नहीं। ये सुनने के बाद वो तीनों उस मीरा की आत्मा से वादा करते हैं कि वो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद करा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई गलती हुई तो उसकी सजा तुम लोग भुगतोगे। और फिर वो तीनों उस लाइब्रेरी के उस हिस्से में चले जाते हैं जहाँ एक खंडर मौजूद है और जहाँ पे वो श्रापित किताब भी है। लेकिन ये चीज बिल्कुल भी आसान नहीं है क्योंकि ये लाइब्रेरी बहुत सालों से बंद है और कुछ पता भी नहीं वो किताब वहाँ पे मौजूद है या नहीं। अगले पार्ट में अब आपको ये देखने को मिलेगा कि शिबी और मुस्कान किस तरीके से उस किताब को आजाद करते हैं और मीरा की आत्मा को कैसे शांति मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।